उपन्यासकार, कथाकार, चिंतक और प्रमुख साहित्यिक पत्रिका हंस के संपादक राजेंद्र यादव। उनके अब तक 7 कथा संग्रह, 7 उपन्यास, 6 समीक्षा और निबंध कृतियां, जिनमें 6 खंडों में प्रकाशित उनके निबंधों और संपादकियों का संग्रह कांटे की बात भी है, आ चुके हैं। उन्होंने 7 प्रसिद्ध विदेशी लेखकों के उपन्यासों का स्तरीय अनुवाद किया। इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण कथाकारों के संकलनों का संपादन भी राजेंद्र जी ने किया। उनके कुछ प्रमुख उपन्यास और कथा संग्रह हैं सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, 1 इंच मुस्कान जो उन्होंने मन्नू भंडारी के साथ लिखा था, अनदेखे अनजाने पुल, मंत्रविद्ध, खेल खिलौने, छोटे छोटे ताजमहल, जहां लक्ष्मी कैद है, टूटना, किनारे से किनारे तक और चौखटे तोड़ते त्रिकोण। उनके उपन्यास सारा आकाश पर एक बहुचर्चित फिल्म भी बनी थी। हंस के संपादकियों और अन्य कई निबंधों का समायोजन विद्यानिधि ने बहुत परिश्रम से किया है, जो कांटे की बात शीर्षक से अब तक 6 खंडों में अक्षर और वाणी से प्रकाशित हुआ है। कांटे की बात पर बातचीत करने के लिए हमने राजेंद्र यादव और पत्रकार रामशरण जोशी को आमंत्रित किया। यादव जी, अगर मैं आपके शब्द का उपयोग करूं तो आपका पूरा डोसियर मेरे पास मौजूद है और इस डोसियर को देखते हुए लगता है कि मतलब जितनी मेरी उम्र है तब से आप लिखते चले आ रहे हैं। इतने छोटे तो आप नहीं लेकिन इसकी सबसे लगता है। अब हुआ है ये कि पिछले दिनों आपने एक हंस में एक श्रृंखला चलाई थी आत्मतर्पण की। हाँ, अलग अलग लोगों से और शायद मुझे जहाँ तक याद है सबसे पहले आपने पाकिस्तान की जो कथाकार हैं इंतजार हुसैन से शुरू की थी। ठीक है। उस समय चर्चा ये हुई कि भाई ये यादव जी ने जो आत्मतर्पण की जो सीरीज की है, दरअसल ये स्वयं के साहित्य का आत्मतर्पण है, क्योंकि वो एक लंबे समय से नहीं लिख रहे हैं। अब वाकई ये सच तो है कि पिछले 10-12 साल से ना, ये सच इसलिए नहीं है कि उसके आसपास ही जब हमने न लिखने के कारण पर बहस चलाई थी, याद होगा आपको, तो लोगों ने ये कहा था कि ये इनके न लिखने के कारण का एक तरह से खोजबीन है, जबकि मेरा उद्देश्य आसपास का जो नॉन क्रिएटिव, जो गैर रचनात्मक या रचना विरोधी माहौल था, उसको एक तरह उसका परीक्षण करने की इच्छा थी मेरी। नहीं, जब मैं लिखने की बात कर रहा हूँ तो मैं विशुद्ध साहित्य की बात कर रहा हूँ। यानी आपकी कहानी, आप उपन्यास, आपकी कविता, आपने, मैं देखता हूँ कि आपने कविता संग्रह भी आप में है, निबंध संग्रह है, कहानी है और उपन्यास है, विशुद्ध साहित्य। तो अगर देखा जाए तो पिछले 10-15 साल के दौरान आपकी कोई बहुत बड़ी कृति, हालांकि पिछले दिनों एक कहानी आई जो बहुत चर्चा का विषय बनी, हासिल, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन मैं उस दृष्टि से कह रहा हूँ। देखो जोशी, बात यह है कि ये हम लोगों की धारणा क्यों है कि लिखना माने उपन्यास कहानी ही लिखने को लिखना कहते हैं, है ना। अगर यही हो तो मैंने तो शुरू किया था उपन्यासों से। जी हाँ। इसके बाद कहानियाँ लिखी। कहानियों में भी एक रूप को लेकर मैं कभी बैठा नहीं। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी पीढ़ी में सबसे ज़्यादा प्रयोगशील, या कहना चाहिए कि तरह तरह से शिल्प का प्रयोग करने वाला लेखक माना गया। मैंने यानी सामान्य ढंग की जैसी कहानियाँ होती हैं वैसी लिखी, इसके अलावा फैंटेसी लिखी, इसके अलावा और दूसरी तरह की कहानियाँ लिखी, अनुवाद किया। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि भाई लिखने को मैंने कभी रोका नहीं। अभी भी ये कांटे की बात के जो 8 खंड हैं, 6 खंड आ गए हैं, 2 और आ रहे हैं, और हो सकता है 99 में 2 आ जाएं,
10 खंडों में ये जो लिखा गया है वो भी मैंने ही लिखा है। नहीं वो अगर मैंने अपनी विधा या अपना सोच की दिशा को रचनात्मक लेखन से हटाकर इधर सीधे विश्लेषण और विचार में ले आया हूँ, तो इसके पीछे कुछ कारण हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मान लीजिए आप एक क्रिएटिव लिटरेचर को आपने थोड़ी देर के लिए या एक लंबे अंतराल के लिए मुलतवी कर दिया, तो कभी कभी इससे ये थोड़ी सी शंका पैदा हो जाती है कि आप क्रिएटिव फील्ड में थोड़े से कहीं महसूस करें कि मैं चुकता जा रहा हूँ, इसलिए आपने अपने आप को बिल्कुल डाइवर्ट किया। अब देखिए, पहले आपकी कहानी, पहली जो रचना आई 1947 में, अब आज कितने वर्ष हो गए आप देख सकते हैं, हाँ, ठीक है ना। 50 तो वर्ष हो उस गए। दृष्टि से मैं ये कह रहा था कि जो क्रिएटिव की जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं एक ब्रेक आया है। नहीं, देखो, उसकी वजह ये नहीं है। उसकी वजह हमेशा एक ज़्यादा ताकतवर अभिव्यक्ति की तलाश है। अच्छा, कहानी उपन्यास के मुकाबले मुझे लगा कि जिन समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ उसमें सीधे हस्तक्षेप विचार के माध्यम से हो सकता है। कहानी और उपन्यास बहुत लंबा वक्त लेते हैं। हालांकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद अपने साथियों में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कहना चाहिए पाठकों के बीच लेखक के रूप में मेरी जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है कि उस रूप में देखा जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे ये लगा, सही बात यह है कि जिस विधा में मैं लिख रहा था वो अपर्याप्त नहीं थी। उसमें मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी अपनी क्षमता से लिख रहा था, लेकिन मुझे उस मध्य वर्ग की भूमिका खुद बहुत संदिग्ध लगने लगी जो हमारे केंद्र में थी। अब जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात, मध्य वर्ग की बात आपने उठाई। जहाँ तक मुझे याद है कि 5वें दशक के बहुत प्रारंभ में आपका एक बड़ा चर्चित उपन्यास आया, सारा आकाश, और शायद जहाँ तक याद है एक फिल्म भी बनी, बड़ी चर्चित फिल्म बनी। मुझे जहाँ तक उसकी कथा वस्तु याद है कि उसमें आपने एक मध्यम वर्ग और एक ऐसे शहर यानी आगरा से, यानी एक ऐसे शहर का मध्यम वर्ग चुना। तो आज का वो 5वें दशक का मध्यम वर्ग और इस सदी के अंतिम दशक का मध्यम वर्ग, अगर मैं आज आपसे कहूँ कि तब का मध्यम वर्ग और आज का मध्यम वर्ग, उसको आज के मध्यम वर्ग को किस रूप में देखेंगे? देखो, पहली बात है कि वो मध्यम वर्ग वो था जब हमें नई नई स्वतंत्रता मिली थी और सामने नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देते थे। सारा दुनिया, सारे अवसर, चांसेस, साधन सब सामने थे। लेकिन हम अपनी पारिवारिक सामंती व्यवस्था की रूढ़ियों में फंसे हुए थे। वही धर्माडंबर, वही रूढ़ियाँ, वही अंधविश्वास, उनमें उस युवक को जिस तरह जद्दोजहद करनी पड़ती थी, जिस तरह के संघर्षों से और जिस तरह की यातनाओं से वो गुजर रहा था, वो भाग जाना चाहता था। उसको कोई अवसर नहीं था। अवसर उसके सामने था लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि पीछे खींचने वाली शक्तियाँ बहुत ज़बरदस्त थी। परिवार बहुत कुंठित, या कहना चाहिए कि जिसे अब भारतीय परिवार कहकर गौरवान्वित किया जाता है, वो संयुक्त परिवार या वो परिवार रूढ़िवादी, धार्मिक अंधविश्वासों से भरा हुआ, प्रगति विरोधी परिवार था और उसमें उसको संघर्ष करना पड़ा। नहीं, तो आप समझते हैं कि वो संघर्ष खत्म हो गया? नहीं, वो संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उसका संघर्ष भी, देखो, उसका संघर्ष भी उस घर से टूट जाने के बाद ही शुरू होता है। यानी आज के मध्यम वर्ग आज में का मध्य वर्ग का संघर्ष वो संघर्ष कुछ नहीं। ज्यादा बड़ा है, कुछ ज्यादा उस तरह की जो पारिवारिक बंधन या पीछे खींचने वाली कड़ियां आज नहीं है। आज मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा या बेटी और आगे बढ़े, उसको सब तरह के साधन सुलभ हों, वो विदेशों में जाए। यानी हमारी यहाँ पूरी सहायता है, वहाँ सारी सहायता या सारा साधन इसलिए थे कि वो कहीं छोटी मोटी नौकरी करे और घर को संभाले। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं का कोई महत्व नहीं था। पिछले दिनों एक उपन्यास आया कि मुझे चांद चाहिए, और उसमें भी एक मध्यम वर्ग का जो संकट है, नैतिक संकट, मतलब पूरा एक अंदर का संघर्ष जो है, वो सामने नहीं आता। उसमें भी कहीं कहीं एक सामंती प्रवृत्ति दिखाई देती है। नहीं, सामंती प्रवृत्ति तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि ये जो है अवसरों का उपयोग करने की मानसिकता, उसमें एक ऊपर जाने की मानसिक इच्छा है, आकांक्षा है कि वो लड़की वर्षा वशिष्ठ आगे से आगे बढ़ती चली जाए, आगे उसके सामने रास्ते खुलते चले जाते हैं और उनको और चलती चली जाती है। वो उस मध्यवर्ग का जो विषय कहते हैं कि एम्बिशियस, डायनेमिक, एग्रेसिव मध्यवर्ग है जो आज आया है, ये उसकी प्रतीक है। तो आपको मतलब एक नई कुछ चुनौती नहीं मिलती? नहीं, नई चुनौती, नई नैतिकता, उसकी नैतिकता को अगर पुराने जहाँ से उसने शुरू की जिंदगी, यानी वर्षा वशिष्ठ ने अगर शुरू की शाहजहाँपुर से, हो सकता है
कि ये हमारी अपनी जो रचनात्मक चेतना से मैं पकड़ में ना आ रहा हूँ। ये अभी हमारे लिए संवेदना का वो नहीं है, बल्कि एक तरह से कहना चाहिए कि वो हमारी सूचना ज़्यादा है। और ये मध्यवर्ग उस मध्यवर्ग से बिल्कुल अलग है, बल्कि उसका विरोध करते हुए आया है ये। नहीं, बल्कि मैं, लेकिन साथ में जैसे कि आपने 10-12 साल में जो साहित्येतर विषय हैं उसमें जितना सोचा है, लिखा है, तो अगर मान लीजिए ये ऊर्जा एक क्रिएटिव फॉर्म में लगाई जाती, आप नहीं समझते कि कुछ और ज्यादा बड़े कैनवास पर ये बड़ा मुश्किल है कि शायद क्रिएटिव फॉर्म में लगती तो उसका रूप क्या होता। जो सीधी बात यह है कि हम अगर अपने को एक जागरूक या एक सोचने वाले नागरिक के रूप में पाते हैं और एक लेखक के रूप में उसमें यानी कहीं रिएक्ट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका हमको यही लगा कि हम विश्लेषण और सामान्य ढंग से जो सोचते हैं या जो समस्याएं, जो बाधाएं हमारे विकास में सबसे ज़्यादा आड़े आती हैं या जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, सोच नहीं पाते, उनको सीधा सीधा विश्लेषण उनका किया जाए। एक बात और आती कि आपने कुछ साल पहले ये कहा था, बल्कि ये लंबी बहस चलाई थी कि सब हिंदी जो क्षेत्र है, हिंदी भारत, उसमें चिंतन का काल है। ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, बात यह है, मैंने इससे असहमतियां हैं, बड़ी गहरी नहीं, बहुत गहरी असहमतियां होंगी, क्योंकि कोई भी ये नहीं मानना चाहता कि हम कम चिंतक हैं, हम छोटे रचनाकार हैं, कोई नहीं मानना चाहता। नहीं, मैं रचनाकार की बात नहीं कर रहा। जब आप पूरे हिंदी क्षेत्र की बात पूरे हिंदी क्षेत्र की बात जो मैंने बताई थी, उसकी वजह बहुत हैं, जिसमें विस्तार में मैंने लिखा भी है और इस समय मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ न अखिल भारतीय स्तर का कोई चिंतक पैदा हुआ, अखिल विश्व की बात तो छोड़ दीजिए, जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र में हुआ, जैसे अच्छा न कोई इतना बड़ा समाज सुधारक हुआ, एक से एक पौंगा पंडित और आचार्य और गुरु और करपात्री जी वगैरह दुनिया भर के होते रहे, लेकिन किसने सोचा हो, सिवा मतलब राहुल जी हुए, नरेंद्र देव हुए, यानी समाज चिंतक कोई नहीं हुआ। आखिरी चिंतक अपने ढंग के साहित्य में रामचंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने आलोचना के मान तैयार किए। इसके बाद कोई सोचने वाला नहीं पैदा हुआ, यानी या राहुल सांकृत्यायन हुए या रांगे राघव हुए, जो यहाँ की यानी एक तरह से कहना चाहिए कि बस इतने बड़े क्षेत्र में किसी भी लाइन का कोई आदमी ना हो। लेकिन यादव जी, बड़ा एक विचित्र संयोग देखिए कि आप जब एक हिंदी क्षेत्र में विचार के अकाल की बात करते हैं, ठीक है ना, ठीक ये वही काल है कि जब आप लिख नहीं पाते हैं ना। ये अभी की बात, मैं 100 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 100 साल की बात कर रहा हूँ कि इस पीरियड में जो विचारक आए हिंदी क्षेत्र में, जो छा गए, दयानंद मान लीजिए, आप ले सकते हैं, आप कह सकते हैं गुजरात के आए, गांधी गुजरात से आए, नेहरू एक तरह से विदेशों से आए। जिन लोगों ने यहाँ के जीवन को बदलने की कोशिश की, उनमें ज्यादातर लोग बाहर के थे। वजह क्या आप मानते हैं? वजह तो बहुत ही सांस्कृतिक सामाजिक है। ये धर्म, यहाँ पर कोई अपनी इंडस्ट्री है नहीं, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, है ना। उद्योग धंधे वही किसानी पुराने परंपरागत ढंग के थे। एकमात्र इंडस्ट्री यहाँ की हिंदी क्षेत्र की ये धार्मिक तीर्थ थे, जिनके यानी एक टूरिस्ट मानसिकता थी सबको। कुछ ऐसे चिंतक जैसे अपने यहाँ पैदा हुए हैं, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नहीं राम मनोहर नहीं, एक आध दो छोड़कर आचार्य नरेंद्र हुए, जयप्रकाश नारायण, हाँ ये सब हुए, लेकिन यही दो तीन तो नाम है। उस तरह के समाज जैसे मेधा पाटकर है, आज एक भी है हमारे यहाँ नहीं, वो सब बाहर से क्यों आते हैं, जो यानी विवेकानंद जैसे हुए। विवेकानंद ने एक तरह से सारे भारत के चिंतन को प्रभावित किया। जैसे कि स्वामी सहजानंद हुए हैं, नहीं बड़े देखो, सहजानंद तो बहुत छोटे क्षेत्र तक उनके आंदोलन, बाबा रामचंद्र, बाबा सहजानंद, इन सब के बहुत दूर तक नहीं गए। लोहिया का प्रभाव आप कह सकते हैं कि अखिल भारतीय स्तर का हुआ उसके सोच ने, क्योंकि उसने उस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की। इसकी वजह ये भी रही कि ये जो सामंती जो रियासती जो भारत है, उसमें अंतर विरोध बहुत शार्प नहीं हुए, जो कि ब्रिटिश इंडिया में हुए। नहीं तो इसमें ये हुआ ना, देखो मैं इसका कारण सीधी बात ये है कि जो अखिल भारतीय स्तर के बड़े बड़े 3 महाकाव्य या 3 सांस्कृतिक केंद्र हैं हमारे, महाभारत, रामायण, है ना, और बौद्ध धर्म का, तीनों के जन्म स्थान और तीनों के घटनास्थल यही हैं। तो यहाँ एक खास किस्म की पोंगापंथी संस्कृति पनपती रही, जो सिर्फ टूरिस्ट को ये इनकी महानताएं बता बता कर वसूल करती। आप देखें पंडे पुजारी एक तरफ वृंदावन में, यानी उनको वो निचोड़ा जाता है, एक तरफ बनारस में, एक तरफ हरिद्वार में, एक तरफ अयोध्या में, कहाँ नहीं। अच्छा, इसलिए किसी को कोई करने की जरूरत है, इंडस्ट्री नहीं पैदा हुई। मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो लगातार आप अपने संपादकीय के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, उसमें खास तौर से मैं देखता रहा हूँ कि एक
प्रतीकों की बात बहुत तेजी से आ रही है और आप ये कहते हैं कि एक मध्ययुगीन प्रतीकों को नए ढंग से पुनर्स्थापित किया जा रहा है और खास तरीके की शक्तियां उसको कर रहे हैं। इसके अंदर मिथक हैं, इसके अंदर खास तौर से मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो प्रतिक्रियावादी जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, वो उनके इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या समझते हैं कि साहित्य में भी ऐसा है? नहीं, साहित्य में भी ऐसा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात है प्रतीक का थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट कर लें। ये जो प्रतीक, सांस्कृतिक प्रतीक हमारे सामने आ रहे हैं, ये अक्सर संस्कृति के नाम पर धर्मांधता लाते हैं। एक बात बहुत ध्यान रखना चाहिए कि संस्कृति अलग है और धर्म अलग है ना। ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं। जैसे बाली, सुमात्रा, जावा में संस्कृत, धर्म वहाँ का इस्लाम हो सकता है, संस्कृति वहाँ की वही रामायण महाभारत वाली है ना। तो कभी कभी संस्कृति यानी एक साथ नहीं जाती। दूसरी बात इसमें यह है कि जिसे हम संस्कृति कहते हैं, या वो हमको देखना चाहिए कि वो ह्यूमन रिलेशंस को किस तरह डिफाइन करती है। जो भारतीय संस्कृति, मैं जो कहता हूँ कि सामंतवादी संस्कृति है, वो जो संबंध बताती है आपसी, पति पत्नी के, भाई बहन के, परिवार के, जिन संबंधों को ग्लोरीफाई करती है, जिन संबंधों को महान बताती है, वो संबंध सामंती संबंध है। और उन्हीं को आज जबकि एक इंडस्ट्रियल एज में, आज की औद्योगिक और ओपन यानी पूरा जहाँ सारा विश्व हमारे सामने खुला है, वो संबंध वो रह ही नहीं सकते। हाँ, मैं ये बहुत अच्छी बात यहाँ से अपन कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि औद्योगिक युग में सामंती संबंधों का बने रहना, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि जब उत्पादन के साधन बदल गए, यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल गए, लेकिन उत्पादन संबंध यथावत रहे। और खासतौर से एशियाई समाज में ये ऐसा हो रहा है कि सब ठीक है, आधुनिकीकरण हो गया, हाईटेक हो गया, और फिर भी उत्पादन संबंध यानी उत्पादन जो रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते, वही संबंधी किस्म के हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप पिछले 50-60 से लगातार आप देखते हैं, एक साहित्यकार के रूप में आपने देखा, उपन्यासकार के रूप में देख रहा, आज जब आप एक चिंतक के रूप में सामने आए हैं, तो क्या इसमें आपको लगता है कि कहीं इसमें बदलाव आ सकता है? इसमें बदलाव नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए नहीं आ सकता, वही मैं कह रहा हूँ। दो चीज़ें कि जब हमारा समाज वर्गों और जातियों में विभाजित है, तो सिर्फ एक वर्ग और एक जाति के विचारधारा, एक वर्ग और एक जाति का साहित्य अगर चलता रहेगा तो वो इंसिपिड और बेजान होने के लिए अभिशप्त है, उसका कोई असर नहीं होगा। अगर एक परिवार में 10 आदमी हैं और 10 की राय नहीं होगी तो परिवार को टूटना ही है। कुछ समय तक बड़े नए वर्चस्व बना रहेगा और एक तरह से दो नंबर और स्पष्ट करिए। और स्पष्ट ये करेंगे कि देखिए 80% समाज का कोई निर्णायक यानी उनके फैसलों में कहीं उनकी हिस्सेदारी नहीं, मतलब डिसीजन मेकिंग ऊपरी लोग हैं, उनकी धर्म मतलब सवर्ण है ना, उनको कहीं शामिल नहीं किया गया, उनको चिंतन में शामिल नहीं किया गया, उनको सोच में शामिल नहीं किया, उनको डिसीजन मेकिंग में, पावर में शामिल नहीं किया गया, उनको हमेशा परोपजीवी बना कर रखा गया। एक बहुत बड़े वर्ग को हमारे यहाँ एक जो मेहनत करता था, जो किसानी करता था, अन्न उपजाता था, उसके पास जमीन नहीं, वो दूसरे के ऊपर निर्भर। नहीं तो क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं? इसमें देखिए कागज पर बड़े परिवर्तन हुए। नहीं कागज नहीं, लेकिन तो सारे संघर्ष आप देखेंगे बिहार वगैरह में इसी को है कि जमीन किसकी है, जो उसकी उपज को लेकर ही ये तो सारी है ना। नहीं, जैसे आपने कई जगह कांटे की बात में मैं देख रहा था कि आपने कास्ट स्ट्रगल और क्लास स्ट्रगल दोनों की बात की है। हाँ, मुझे जहां तक याद है, सवाल ये है कि कास्ट स्ट्रगल क्लास स्ट्रगल में कब रूपांतरित हो और कैसे रूपांतरित की जाए, ये आज सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। मैं देखता हूं कि अगर हम लोग उपन्यास की बात करें तो जैसे आंचलिक उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का भी आया, उसमें भी अंतर्विरोध छुटपुट ढंग से सामने आए। इसके बाद बाबा नागार्जुन के कुछ उपन्यास देखने को मिलते हैं, उसमें भी आए। अगर जो कि 50-60 साल के जो कृषि भारत है उसके दौरान अगर ये अंतर्विरोध सामने आते, साहित्य में मुखरित होते, तो क्या आप नहीं समझते कि अंतर्विरोध तेज हो जाते और कहीं कहीं धरातल पर कुछ नहीं, साहित्य में तो बदलाव आता नहीं, कोशिश तो की गई, लेकिन जो समाज के निर्णायक लोग थे उन्होंने नहीं होने दिया। उन्होंने, जो मैं कह रहा था ना, कि 2 बड़े वर्गों को उन्होंने अपने ऊपर आश्रित रखा, अपनी कृपा पर रखा। नहीं यादव जी, एक बात कई बार ऐसा भी मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं तो आप ठीक कर दीजिए, कि पिछले 30 साल का जो हिंदी साहित्य है
बल्कि 30 आपकी वर्ष में पीढ़ी 50 साल का आपकी पीढ़ी का जो हिंदी साहित्य, ये कहूँ 50s के बाद का, उसमें अधिकतर जो मध्य वर्ग और मध्य वर्ग में जो शहरी भारत, उसकी कुंठाएं, उसकी हताशाएं, उसकी आकांक्षाएं ही ज्यादा मुखरित हुई हैं। हमने उस ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई दिया। यानी जो प्रतिनिधित्व हम प्रेमचंद में दिखाई देता है, जो गोपीनाथ महंती में दिखाई देता है। अब जैसे आदिवासी एक बड़ा समाज, आज हिंदुस्तान में आदिवासी की जो जनसंख्या करीब 10 करोड़ के आसपास है, वो कहीं नहीं दिखाई देता। बहुत कम लोग हैं, जैसे कि महाश्वेता देवी के साहित्य में दिखाई देता है। मुझे आप बताइए कितने हिंदी साहित्यकारों ने, उपन्यासकारों ने, कहानीकारों ने ये बातें कही हैं? नहीं कहीं। देखिए, मध्य वर्ग को सबसे बड़ा, हमारे यहाँ के मध्य वर्ग को, या खासतौर से हिंदी प्रदेश के मध्य वर्ग को सबसे बड़ा गर्व ये है कि वह सबसे ज़्यादा आर्टिकुलेट है, वो सबसे ज़्यादा मुखर है, वो सोचता है, वो निर्णय करता है, वो फैसले करता है। लेकिन वो मध्य वर्ग शहरों तक केंद्रित है, उसके बाहर नहीं जाता, वो सुरक्षित जीवन जीना चाहता है। हमारे रचनाकार कभी भी, बहुत कम ऐसे हैं, जैसे महाश्वेता देवी तो जंगलों में चली जाती हैं, आदिवासियों में चली जाती हैं, वहाँ जाकर लिखती हैं। हमारे यहाँ घर में सुरक्षित लेखन करने की परंपरा है। आप देखेंगे कि जितने जो संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब अपने अपने संस्थानों के बारे में लिख देते हैं और समझते हैं कि बहुत बहुत अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं। और वो उनकी मानसिकता है, वही उनके नैतिक मूल्य हैं, वही उसके नैतिक संकट हैं, वही स्त्री उसी परिवारों की स्त्री पुरुष के संबंध, इससे आगे वो जाते ही नहीं उन चीज़ों को। यानी एक तरह से अपनी सीमाओं के बाहर जाने की मानसिकता हमारे लिखने वालों के बीच नहीं है। आपको ऐसा लगता है अगर मान लीजिए कि दलित साहित्य भी सामने आता, जैसे मराठी में आया, मराठी में जैसा आया, बल्कि तेलुगु में भी है, मलयालम में भी है, और पिछड़ा साहित्य भी सामने आता, पिछड़े वर्ग का भी, तो हो सकता है कि काफी कहीं न कहीं इसमें परिवर्तन आ। जैसे कि एक बहस चल रही है डॉक्टर रघुवीर की पुस्तक को लेकर, जो उन्होंने कबीर धर्मवीर की जो कबीर पर जो आई। अब जहां हजारी प्रसाद जी ने जो लिखा, कबीर पर लिखा, उसको डॉक्टर धर्मवीर ने एक तरह से चुनौती तो दी, और उसका कुल मिला के सार यह है कि जो जिस वर्ग का है, जो पीड़ा को वो जानता है, वो नहीं जान पाते। पहली बात तो यह है कि जो दलित का साहित्य नहीं आ रहा, ये सही बात है। मराठी वगैरह में जिस तरह आया है, जिस ताकत से आया है, और जिसने उस मूल यानी जो केंद्र मेन स्ट्रीम वाली साहित्य को एक तरह से किनारे पर लगा दिया है, वो स्थिति हिंदी में नहीं है। लेकिन हिंदी में दूसरी स्थिति आ रही है, जो आप एक बहुत बड़े दलित और पिछड़ों की बात करते हुए बहुत बड़े वर्ग को भूल रहे हैं, वो स्त्री वर्ग है। जो ये फेमिनिस्ट जो डिस्कोर्स है, वो इस मध्य वर्ग के साहित्य को बदल रहा है, और ख़ासतौर से नई जो लिखने वाले महिलाएं जो आ रही हैं, जो अपनी बात को ईमानदारी से कहती है। नंबर 1, जहाँ तक धर्मवीर वाली किताब है, देखिए एक बात बड़ी अजीब है कि कभी मैं उसी पर आ रहा हूँ कि कबीर हुए, निराला हुए, मुक्तिबोध हुए, अज्ञेय हुए, ये जितने पर तुलसीदास हुए, ये सब मोनोपोली है विश्वविद्यालयों की, और विश्वविद्यालय वाले उसी में क्रांति करते रहते हैं। उसमें कबीर में क्रांति कर दी, और फलाने में क्रांति कर दी, और उसमें जातिवाद देख लिया, उसमें आध्यात्म देखा। जिन लोगों के बारे में है, उन लोगों की भाषा सुनते ही वो सारा हो जाते हैं। यानी अगर धर्मवीर, यानी वो ठीक है, वहाँ बैठकर आप दलितों की और रविदास की और इन सब की बातें करिए कि भाई बहुत महान थे, हमारे जैसे थे, हम ही में थे, लेकिन जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो जिसके यानी जिसे अगर ब्रेक की शब्दावली में कहें तो जो लोहा घोड़े की लगाम बनकर, यानी लगाम बनकर जिसके मुंह में फंसा हुआ है, उस घोड़े की बात अगर आप सुनेंगे तो फिर धर्मवीर की बात सुनाई देगी, और इसलिए सारे में तहलका मच जाएगा। देखो, हमारे बड़े से बड़े दिग्गजों को आदमी गाली दे रहा है। अब जैसे आपने थोड़ी देर पहले इसी दौरान दलित और वंचित वर्ग की बात की, और उसी के साथ आप अपने नारी की बात की, नारी साहित्य की, नारी डिस्कोर्स बहुत जबरदस्त, नारी विमर्श बहुत जबरदस्त चल रहा है। अब लेकिन उसके भी कई आयाम दिखाई देते हैं। अब जैसे आपने, मुझे जहाँ तक याद है कि हंस में 2 इश्यूज में एक अपना एक संपादकीय लिखा, और खाली उपन्यासों पर लिखा, और उसमें खासतौर से महिला उपन्यासकारों को लेकर के बड़ी भारी विवाद भी चला। अब उसमें देखते हैं कि एक तरफ हम चित्रा मुदगल को देखते हैं, दूसरे तरफ मृदुला गर्ग को देखते हैं, अलका सरावगी को देखते हैं, प्रभा खेतान को देखते हैं, दूसरी ओर हम ये मैत्री पुष्पा को देखते हैं। अब इस सब के अपने अलग अलग संसार हैं। नारी सब लेखिका हैं, यानी इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, और चर्चित उपन्यास भी लिखे हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात, अगर जब हम लोग
चाक की बात करेंगे या ईंधन मम की बात करेंगे तो वहाँ नारी का एक दूसरा रूप दिखाई देगा। लेकिन जब हम लोग अलका सरावगी के उपन्यास की बात करेंगे या प्रभा खेतान की बात करेंगे तो वहाँ नारी का दूसरी बात सामने आएगी। क्यों आप इसमें एक रूप तक मुझे पहली बात तो यह है कि एक रूपता का सवाल ही नहीं। मनुष्य के अनुभव अगर विविध हैं तो उनके विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे। इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि अलका सरावगी ने किसी नारी की यातना और किसी व्यथा की बात नहीं की है। छोटे जो एक पूरे बनावट में जो आ गया है वो आ गया है, जो उस समय की स्थिति है। प्रभा खेतान और इसका हम कह सकते हैं मैत्रेयी का कि इसमें नारी विमर्श एक अलग तरह से आया है। ये जो दूसरी जो जिनकी बात विशुद्ध नारी विमर्श तो चाक में भी नहीं विशुद्ध हो ही पूरे नहीं सकता। एक कृषि समाज को लेकर के तो वो कृषि समाज के बीच में ही किस तरह एमर्ज करता है इसको पकड़, उस तरह का जो बहुत बौद्धिक रूप से नारी विमर्श को और दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय फेमिनिस्ट मूवमेंट और फिलॉसफी को समझ के बाकायदा यहाँ पर उतारने वाली तो यहाँ कोई नहीं है। यानी इस रूप में कहना चाहिए कि वेल इक्विप्ड अगर कोई हैं तो मृणाल पांडे है, मृदुला गर्ग है, या इस तरह की और महिलाएं हो सकती हैं जिन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ देखा है। उनके लेखन को बिल्कुल एक अलग तरीके से देखा जाना चाहिए क्योंकि वो शहरी मध्यवर्ग का उसी पर केंद्रित है जिससे ये यानी जिस बौद्धिक वर्ग से ये जो गांव की महिलाएं जैसे कहना चाहिए कि भद्रलोक के बंगाली अच्छे साहित्य के बीच शहरीवाद थोड़ा सा हावी है। नहीं शहरी वो तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं बंगाली और भद्रलोक की महिलाएं जो लिखती थी, आशा पूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, फलानी देवी, इनके बीच में महाश्वेता ने अचानक गांव की और ये ले जाकर जो एक तरह से गांव भर दिया, आदिवासी भर दिए और हरिजन भर दिए, ये सारे। तो जिस तरह की हलचल पैदा होती है उस तरह की एक अनकंफर्टेबल इनकन्वीनियंट सिचुएशन यहाँ भी आई है। अब एक और ऐसी से जब बात चल रही है तो एक अंत में एक और मैं सवाल उठाना चाहूँगा, वो है कि अपने लगातार आजकल आप सांप्रदायिकता और फांसीवाद पर बहुत कुछ लिख रहे हैं और उसको लेकर काफ़ी हंगामा भी बना रहता है और एक बड़ा वर्ग आपसे नाराज़ भी रहता है। और आपने मैं देखा कि अपनी किताबों में कुछ लोगों की चिट्ठियाँ भी कोट की है कि न किसकी डंकी मुझ पर चिट्ठियाँ लिखी। ऐसा नहीं लगता कहीं कहीं आप थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं? ज़्यादा होने का मतलब? मेरा मतलब कि क्या बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आप सब चीज़ नहीं। एक बात बताइए, आप जिस चीज़ से कन्विंस्ड होते हैं जब तक उसको पैशनेटली कहना चाहिए, उसके साथ जुड़ते नहीं हैं, तब तक उसका अर्थ क्या है? नहीं, लेकिन जब आप पैशनेटली जुड़ेंगे तो उसमें कहीं विवेक का नहीं थोड़ा तत्व कम हो जाता है। नहीं, विवेक के लिए तो मैं तो हमेशा मतलब जुनून और विवेक में थोड़ा सा अंतर है। जुनून बहुत ज़रूरी है, सही है, लेकिन विवेक की बात जहाँ तक है वो हमेशा कहना चाहिए कि वाद विवाद से, संवाद से पैदा होती है। वो संवाद के दरवाजे मैंने कभी बंद नहीं किए। आप अगर एक चाहें तो मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि हंस सिर्फ एक ऐसी पत्रिका है जो अपने विरोधियों को ज़्यादा छापती है, पत्रों को, रिएक्शंस को, जो अपने समर्थकों को कम छापती है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी ने हमारे लेखकों के विरोध में, मेरे विरोध में लिखी हो और न छपी हो। नहीं, मेरा यहाँ ये कि जो सांप्रदायिकता जो है वो किसी एक, चाहे वो किसी का भी हो, यानी मेरा ये मानना है कि खाली बहुसंख्यक सांप्रदायिकता ही नहीं होती, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता होती है। और हमें दोनों वर्गों की सांप्रदायिकता, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, उनकी भर्त्सना की जानी नहीं, उसका विरोध करना चाहिए। नहीं, भर्त्सना नहीं, उसका विरोध किया जाना। नहीं, विरोध तो किया जाना चाहिए, पर एक बात है, उसमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आप मॉरिशस गए? अच्छा, मॉरिशस में जो सारा वातावरण था फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनीज का, और जो उसमें जो अल्पसंख्यक थे वो हिंदू थे, उन्होंने अपनी रामायण महाभारत के माध्यम से अपनी क्रांतिकारी चेतना को बनाए रखा। अंत में एक सवाल कि अब आने वाले समय में आप किसको महत्व देंगे, चिंतन को या बिल्कुल एक सृजनात्मक साहित्य को? बड़ा मुश्किल है। मैं सोच रहा हूँ कि दोनों का संतुलन किया जाए, कुछ लिखा जाए, रचनात्मक लिखा जाए। लेकिन दिक्कत यही है कि हम जिस दुनिया के बारे में लिख सकते हैं अधिकारपूर्वक, जो हमारी संवेदना का हिस्सा है, वो बहुत पीछे छूट गई है। वो अब आज की सच्चाई वो नहीं रह गई है। लेकिन जो संवेदना और सच्चाई है वो तो काल सापेक्ष होती है। नहीं, वो तो सच्चाई काल सापेक्ष होती है और हमेशा लेखक जो बीत चुका है उसी पर लिखता है। ये एक बहुत ही आश्वासन का बिंदु है और लगता है कि अब बहुत काफ़ी हो गया, 10 खंड इसके आगे यानी कम नहीं है। लेकिन अभी हम निराश नहीं हैं। हाँ, निराश
तो यादव जी, अब चूंकि आपने इतना लिखा है, अभी से 30 मिनट में तो कुछ भी उसको समेटा नहीं जा सकता। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह से लिखें और इसी तरह चुनौतियों का सामना करते रहें। मुठभेड़ें तो होती ही रहेंगी, चलती ही रहेंगी, और इसी प्रकार लांछना बर्दाश्त करते और नहीं लांछन तो आने वाला समय तय करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।